आप पर जो हमला हुआ था वो सबने देखा था और हमें भी उसकी चिंता हुई थी उस समय। हुआ क्या था? देखिए, मैं ये मानती हूँ क्योंकि हम जनता के बीच में से आए हैं, आदत है हमें लोगों के बीच में रहने की, उनसे बात करने की। मैंने कभी सिक्योरिटी को उस तरीके से सीरियसली लिया नहीं, जबकि सिक्योरिटी बार बार कहती है कि आप लोगों से डिस्टेंस बनाइए। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं जन सुनवाई कर रही हूँ, हर जन सुनवाई मतलब जब से मैं मुख्यमंत्री बन रही हूँ तब से जन सुनवाई कर रही हूँ। हज़ारों लोग उसमें आते हैं, थोड़ी ना उनकी चेकिंग हो रही है कौन आ रहा है क्यों आ रहा है। लोग तो ऐसे ही मिलने भी आ जाते हैं। कहाँ के हो भैया? यूपी के हैं। मिलने आए थे मैडम, आपको दर्शन करने थे। अच्छा भाई, दर्शन कर लो। तो ऐसे लोग, और मैं उस दिन टेबल के सामने खड़ी हुई थी, जो मेरी आदत है। मैं कभी टेबल के पीछे बैठ करके पब्लिक डीलिंग नहीं करती थी। मुझे बुरा लगता था, कोई बुजुर्ग है खड़ा है, आप उसके सामने बैठ करके उसे अटेंड करो, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं हमेशा खड़ी होकर के, बिल्कुल सामने से व्यक्ति मुझे अप्रोच करता था, अपना कागज़ देखता था, मैं अटेंड करती थी। पर उस दिन जो हादसा हुआ उससे हमें समझ में आ गया कि भाई सिक्योरिटी की बात को भी सुनना ज़रूरी है और आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। तो ये लोग बीच बीच में आपको सरफिरे लोग और जिनका कोई सर पैर नहीं, ऐसे लोग मिल जाते हैं। परंतु इसका कारण ये मैं नहीं कह सकती कि मैं जनता से दूर हो जाऊं। मुझे जनता के बीच में रहना है, जनता के बीच में काम करना है और जनता की सीएम बन के ही चलना है। उस व्यक्ति ने सीधा आपका सर पकड़ा था, काफी देर तक पकड़ा रहा था। इस चीज़ आप को पर उसका क्या असर हुआ? आप कभी ये सोचने पर रहता है? देखिए, बुरा लगता है जब आप 24/7 लोगों के बीच में उनके लिए काम कर रहे हो, उनकी जन सेवा के लिए। तो ऐसा एक व्यक्ति जो कि आपके स्टेट का भी नहीं है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और वो आकर के आपसे बदतमीजी करे, बुरा लगता है। परंतु उस एक व्यक्ति के कारण मैं अपनी 2.5 करोड़ दिल्ली की जनता को उपेक्षित नहीं कर सकती, ये मुझे पता है। और मैं उसी अपने फार्मूला पे चल रही हूँ। दुनिया बदले ना बदले, मैं भी नहीं बदलने वाली। दिल्ली छात्र संघ का यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया है। वो एक डायलॉग था, खुश तो बहुत हो गए तुम। आपका क्या पहला रिएक्शन था रिजल्ट देखकर? नहीं, इट्स वेरी नाइस, अच्छा है। एबीवीपी मेरी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जहाँ से मैं शुरू हुई, और सच में अच्छी संस्था है जहाँ से युवा जुड़ें, आगे बढ़ें, काम करें देश के लिए, समाज के लिए। और 3 पदाधिकारी जीते हैं, मैं तो उनको बधाई देती हूँ और चाहूँगी कि बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा काम करें। और जहाँ अपनी इस मुख्यमंत्री दीदी की ज़रूरत है वो उनके साथ खड़ी है। राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेती हैं आप। जी हाँ। और इसीलिए जीत रही है। एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक, तो कुछ नहीं हो रहा था। हमने कर लिया तो बुरा लग गया, ये सही है मामला। मतलब वो जीते तो जनता का आदेश, और हम जीत गए तो ईवीएम हैक। ये फार्मूला कौन सी किताब में लिखा है? कोई बताएगा मुझे कि ये राहुल गांधी ने पढ़ाई कहाँ से की है? मतलब एक परसेप्शन क्रिएट करना, देश की भोली भाली जनता को गुमराह करना भाषणों से, उसके अलावा उन्हें कुछ और आता है? तो कह रहे हैं जेनजी आपके खिलाफ आवाज उठाएगी, आंदोलन करेगी, और पूरी उठा दी ना। अभी एबीवीपी चुनाव में उठ गई आवाज, पता चल गया कितनी युवा उनके साथ हैं, कितनी जनता उनके साथ है, पता चल गया। जेनजी का पता चल गया, वो जवाब दे दिया है जनता ने जिता करके यूनिवर्सिटी में एबीवीपी को। तो वहां पर सब कुछ इजी था, वहां पर कोई चुनाव आयोग का हेरा फेरी नहीं थी, इसलिए आसान था चुनाव। उनके उंगली उठाने से चुनाव आयोग, प्रशासन, कोर्ट, हर व्यक्ति कटघरे में आ जाएगा, क्योंकि वो आपको लगता है कि आपको सूट नहीं कर रहा, या ये कहें कि आपको जनता चाहती नहीं है। उसका इल्ज़ाम आप किसी पे भी लगाइए। जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है और हमेशा रहेगा। कांग्रेस के साथ एक और है पार्टी, आप उनका नाम ले रही हैं आप बार बार। तो आप यानी आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि पंजाब की अनदेखी कर दी जाती है और दिल्ली में तो हारने के लिए ठिकरा कई कारणों पे फोड़ा गया है। लेकिन पंजाब की सरकार में उनके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि केंद्र सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी आंकड़े गलत पेश करती है। देखिए, भगवंत मान जी अपने राज्य को संभाले ना। आपका राज्य बाढ़ में डूबा तो आप जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। केजरीवाल साहब दिल्ली में लौट आए और आकर के यहाँ के फ्लड प्लेन में घूम रहे हैं। पंजाब में इतना बड़ा बाढ़ आया और लोग वहाँ के त्रस्त हुए, बजाय उनके साथ खड़े होने के। कहाँ गए वो सारे मंत्री, कहाँ गए वो केजरीवाल साहब जो इतने बड़े बड़े बंगले लेकर के पंजाब में रह रहे हैं, उनके प्लेन में घूमते हैं, प्राइवेट सरकारी प्लेन वो यूज़ करते हैं, सरकारी फैसिलिटी वो यूज़ करते हैं। जनता के बीच में दुख आया तो एक बार दिखाई नहीं दिए, केवल मीडिया पे दिखते हैं, सोशल मीडिया पे दिखते हैं।
दिल्ली के बारे में बोलते हैं। अरे दिल्ली में 2023 में जब आपके समय में बाढ़ आई थी, पूरी दिल्ली डूब गई थी। एक बैरिगेट आईटीओ बैराज का खुला नहीं था, कभी सफाई नहीं हुई नालों की। पंजाब में लोग मर रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, कोई आपका नेता दिखाई नहीं देता। ये पंजाब की जनता है जो देश की अन्नदाता है, उसको देख करके मोदी जी ने वहाँ खड़े होकर के वो मदद पहुंचाई। हम सब ने भी की, पूरे देश ने की। आज हम सब लोग पंजाब की जनता के साथ हैं, वहाँ के नेता हों या ना हो। आपने मोदी जी की बात की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठते हैं कि महिलाओं को बड़े कम मौके दिए जाते हैं चुनावी राजनीति में। अरे वाह, मतलब ये मौका किसने दिया है? ये मोदी जी ने ही तो दिया है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा मौका यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी देती है तो वो भारतीय जनता पार्टी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ, मैं एक आम महिला के नाते कह रही हूँ। कौन बना रहा था मुख्यमंत्री भाई? इंदिरा गांधी जी रही प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल में एक महिला नहीं थी। कभी उन्होंने अपने अलावा किसी और को डेवलप नहीं होने दिया। आम आदमी पार्टी में तो महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ। वहाँ तो महिला कल्याण एवं बाल विकास भी पुरुष देखते थे। उनके यहाँ स्वाति मालीवाल जैसी महिला जो एक्टिव थी, उसको घर बुला के वो पीटा उन्होंने। उनके सारे विधायकों पे महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ केस दर्ज था। तो कौन सी पार्टी है भाई? एक पार्टी जो सच में महिलाओं का सम्मान करती है, राष्ट्रपति से लेकर के राज्य की मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री जैसी इम्पॉर्टेंट पोस्ट और काम महिलाओं को देती है। देश की आधी आबादी की चिंता करते हैं, कभी शौचालय के रूप में, कभी उज्ज्वला के रूप में। कौन कर रहा है भाई? मोदी जी के अलावा किस नेता ने किया, ये बताइए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो आपकी कई मुलाकात हुई होगी, कोई ऐसी बात जो याद रह जाएगी हमेशा, और क्यों? पीएम साहब की जो शख्सियत है ना, वो कमाल है। वो एक राजनेता होने के साथ साथ कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई संत हो। मतलब इतने डाउन टू अर्थ, उनकी बातचीत, उनका काम, जब उनके साथ बैठो तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही मजबूत पिता, कि उनके डिसीज़न, उनकी फर्मनेस, उनका विज़न, हर चीज़ मतलब आपको इतना इंस्पायर करती है। और दूसरे ही पल वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई संवेदनशील माँ। अपना ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, भोजन ऐसा करना चाहिए, समय का ध्यान रखिए, ये करिए, योग करिए, पढ़ाई करिए। मतलब वो सारा एक जो लगाव होता है एक माँ का अपने बच्चों के साथ में, कभी वैसा फील होता है, कभी पिता। मतलब आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड। आपने उनकी कौन सी बात मानी है? हाँ मैं सब बातें मानना चाहती हूँ और मानने की कोशिश करती हूँ। और कम से कम उस शख्सियत को देख के ये एहसास ज़रूर होता है कि हमें ये मौका जो मिला है अपने देश के प्रति काम करने का और अपनी जिम्मेवारी निभाने का, इसको मैं ज़रूर मन से निभाऊँ। नेवर, कभी नहीं सोचा। यहाँ तक कि जब डूसू का चुनाव में लड़ी तो मेरी तो घर में कभी पृष्ठभूमि भी नहीं थी, तो मेरी माँ तो बड़ा नाराज़ होता है। अरे भाई, ये नेतागिरी ना बनियों के बच्चों का काम नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की। लड़ गई, किस्मत में थी, बन गई, चलती रही। पर कभी नहीं सोचा था कि इस मुकाम पे आकर के अपने ही राज्य की मैं इतनी सेवा कर पाऊँगी।